अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी, ट्रंप ने भी की तस्दीक। आइंदा 2 हफ्तों के दौरान अपने हरमुज़ से महफूज गुज़रगाह मुमकिन होगी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की सताइश। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का बयान। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंगबंदी माहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे को इस्लामाबाद आने की दी दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की सताइश। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर की सख्त तनकीद। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के लिए संगीन झटका। कांग्रेस से जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी की जानिब से केरल के चीफ मिनिस्टर पी विजयन के खिलाफ बयान को लेकर तनकीदें जारी। बीआरएस और बीजेपी कायदीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। और तेलंगाना में मौसम गर्मा के दौरान पानी के मसाइल का जायजा लेने के लिए इजलास। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने की सदारत। कहा, अवाम को मसाइल पेश न आए। हेडलाइंस अपने देखिए और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर वो ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर रहे हैं, बशर्ते कि ईरान अपने मुल्क को फौरी, मुकम्मल और महफूज तरीके से खोल दे। उनके मुताबिक ये एक 2 तरफा जंगबंदी होगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन माहदे पर पेशरफ काफ़ी हद तक हो गई। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजवीज़ मिली जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियादें फराहम कर रही है। अमेरिकी सदर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान ज़्यादातर इख्तिलाफी नुकात पर इत्तेफाक हो गया और 2 हफ्तों की मोहलत माहदे को हतमी शक्ल देने में मदद देगी। उन्होंने कहा कि बतौर सदर और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए ज़ेरीना मसले के हल करीब पहुँचना उनके लिए बासे एज़ाज़ है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान आपने हरमुज़ से महफूज गुज़रगाह मुमकिन होगी, जिसके लिए ईरान की मुसल्लह अफ़वाज से मांगे और तकनीकी हदूद का ख्याल रखेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरादराना दरख्वास्त, अमेरिका की जानिब से 15 नुकाती तजवीज़ पर मुज़ाकरात की ख्वाहिश और अमेरिकी सदर की जानिब से ईरान की 10 नुकाती तजवीज़ के उमूमी फ्रेमवर्क को मुज़ाकरात की बुनियादों के तौर पर कबूल करने के ऐलान को मद्देनज़र रखते हुए वो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से ऐलान करते हैं कि अगर ईरान पर हमले रुक जाएँ तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज भी अपनी दिफाई कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर देंगी। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि ईरान की जानिब से वो अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और शहबाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खित्ते में जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली अनथक कोशिशों पर दिली तशक्कुर और कदरदानी का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंगबंदी मुआहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे को इस्लामाबाद आने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने प्याम में लिखा कि वो आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरी शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने प्याम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ वो ऐलान करते हुए मसरत महसूस करते हैं कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बशमूल लिबनान फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तेफाक कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो इस दानिशमंदाना फैसले का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हैं और दोनों ममालिक की क़यादत का शुक्रिया भी अदा करते हैं। साथ ही उन्होंने मुज़ाकराती टीमों को दावत दी कि वो जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आएँ ताकि तमाम तनाज़ात के क़तई हल के लिए मज़ीद बातचीत हो सके। उन्होंने कहा कि दोनों फ़रीक़ों ने गैर मामूली बसीरत और समझबूझ का मुज़ाहरा किया और अमन और इस्तेहकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी तौर पर मसरूफ़ रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के क़याम में कामयाब होंगे। जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरानी दारकूमत तेहरान में लोग ईरान के रहबर आला मुस्तफ़ा ख़ामेनी की तस्वीर झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। बताया गया कि ईरान में जंगबंदी पर मिला जुला रद्दअमल सामने आ रहा है। जहां लोगों को ये राहत है कि बिजली की तंसीबात पर हमले नहीं होंगे, वहीं हुकूमत की मुखालिफत करने वालों को हुकूमत के इताब का सामना हो सकता है। 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान करते हुए ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए और खुशी और मसरत का इजहार किया। मुजाहिरीन में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब देखे गए और मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द लोगों ने इंसानी जंजीरें भी बनाई, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तकालीफ को कम करने के लिए फ़ौरी तौर पर जंगबंदी निहायत ज़रूरी है। बयान में कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। वो मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के तमाम फ़रीक़ों से अपील करते हैं कि वो बैनुल-अक़वामी क़ानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारी की पासदारी करें और जंगबंदी की शराइत पर अमल किया जाए ताकि खित्ते में पायदार और जामे अमन की राहें हमवार हो सकें। ये भी कहा गया कि सेक्रेटरी जनरल इस बात पर जोर देते हैं कि शहरियों की हिफाजत और इंसानी मुश्किलात को कम करने के लिए फ़ौरी तौर पर दुश्मनी का खात्मा ज़रूरी है। वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक की जानिब से जंगबंदी को मुमकिन बनाने की कोशिशों को भी सराहते हैं। और उधर दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर अमेरिकी सदर ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस मुआहदे का इतलाक़ लिबनान पर नहीं होता। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस सिलसिले में बयान जारी करते हुए कहा कि वो ट्रंप के 2 हफ्ते की जंगबंदी को कबूल करने के फैसले की तायीद करते हैं, जिसमें ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और इसराइल समेत खलीजी ममालिक पर हमले रोकने जैसी शराइत शामिल है। ये भी कहा गया कि ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम और दहशतगर्दी से दुनिया को लाहक ख़तरात को रोकने के लिए अमरीकी कोशिशों की भी हिमायत की जाती है। ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकिरात में अमेरिका ने यकीन दिलाया कि अमेरिका, इसराइल उनके इत्तेहादियों के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़म है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में तेज़ी से कमी आई, जबकि दुनिया भर के स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी का रुझान देखा गया। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 13% कम होकर लगभग $95 फ़ी बैरल पर आ गई है। ईरान की जानिब से अमेरिका और इसराइली फ़िज़ा हमलों के जवाब में आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के बाद मशरिक़ वस्ता से तेल और गैस की सप्लाई शदीद मुतासर हुई थी और ईंधन की कीमतों में इजाफा भी हुआ था। ताहम आज सुबह एशिया पैसिफिक की बड़ी स्टॉक मार्केट में इजाफा देखने में आया। अमेरिका ईरान जंगबंदी पर हिंदुस्तान में ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि हम ये जंग नहीं चाहते थे, ये जंग ईरान पर मुसल्लत की गई और उन्होंने जंग ईरान के ख़िलाफ़ शुरू की थी। वो सोच रहे थे कि 3 दिनों के अंदर वो सब कुछ ख़त्म करेंगे। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि एक बड़ी गलती थी। अमेरिका ने हमारे पुल, हमारी मसाजिद और हमारे हस्पतालों पर हमला किया। बच्चों, ख़वातीन और आम लोगों का भी कत्ल किया गया। उन्होंने इस मौके पर जंगबंदी का खैर मकदम किया है। Especially after Trump's comment that we saw yesterday when he said that a whole of civilization will die tonight. Is this Iranian will or an American will? You're welcome and thank you for having me. First, I would like to express my sincere thanks to your channel. I had a lot of interview with them and they cover everything, and I can say they stand in the justice side, on just side. Yes, we didn't want this war, and this war was imposed on Iran, and they initiated this war against Iran. And they were thinking that within 3 days they can finalize everything and they can finish everything. Finally, they realized that it was a big mistake from them. They started attacking Iran, civilians, houses. According to their statement, they attacked Iran, just America attacked Iran more than 10,000 times, and sources of the air forces and missiles. And finally they said, I'm going to kill or die or perish the civilization of Iran, 7,000 civilization. This means that they don't know Iran, even they don't know humanity, and they don't know anything about Iran. Since the beginning of this war and aggression, all Iranians are gathered in the street. Even yesterday, when they realized that America wants to attack our bridge, our mosques, our hospitals, our universities, and other sites, all human beings, all Iranians are gathered in these places, and they said also we are ready to be killed with our facilities and with our infrastructure. Finally, they realized that they cannot do. And they received this message that if they want to continue, Iran can create
resurrection for them. And there is no need that to Strait of Hormuz to be opened, because after that there will not be more oil to pass through Strait of Hormuz. And we were serious on that. Do you know, if they attacked all our refinery, so there should not be other refinery to working. Because of that, they got the message and they stopped the war. And so कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान हुई हालिया जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर सख्त तनकीद की और इसे हुकूमत की खारजा पॉलिसी के लिए संगीन झटका करार दिया। जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि इस पेशरफ्त ने न सिर्फ हिंदुस्तान की सिफारती हिकमत-ए-अमली पर सवाल खड़े किए बल्कि हुकूमत के दावों को भी बेनकाब किया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के बाद अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का आलमी सतह पर मुहतात खैर मकदम जारी है। उन्होंने दावा किया कि तनाज़ 28 फरवरी को ईरान में आला हुकाम की टारगेटेड हलाकतों से शुरू हुआ, जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इसराइल दौरे के फ़ौरन बाद पेश आया। कांग्रेस के मुताबिक इस दौरे ने हिंदुस्तान की आलमी शबीर को बेहतर बनाने के बजाय नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गज़ा में इसराइली कार्रवाइयों और मगरबी किनारे में उसकी पॉलिसी पर खामोशी अख्तियार की, जो एक ज़िम्मेदार आलमी ताकत के रवैये के खिलाफ है। जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार की खबरें मोदी हुकूमत की ज़ाती नौयत की सिफारतकारी के लिए एक बड़ा धचका हैं। और अब रुख करते हैं चंद अहम रियासती खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मौसम गर्मा में पानी के मसाइल का जायज़ा लेने के सिलसिले में एक इजलास की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम के साथ तफसीली मुशावरत की। लोगों को गर्मा के दौरान पानी के सिलसिले में किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस सिलसिले में हिदायत भी जारी की गई। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर यकीन दिलाया कि आवाम को पानी के मसाइल पेश नहीं आएंगे। तेलंगाना जागृति की सदर कविता ने मरकजी बीजेपी हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गरीबों के लिए अहम देही रोज़गार ज़मानत स्कीम को कमज़ोर करने की साजिश जारी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की कानूनी हैसियत भी ख़त्म की जा रही। कविता ने मनरेगा के हवाले से कहा कि देही मईशत को इससे सहारा मिला और ख़ासतौर पर क़हत के दौरान गरीब आवाम को रोज़गार मिला, ताहम इसे बतदरीज ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। जय तेलंगाना, जय भारत। भारत भर में जितने भी गरीब लोग हैं जो हमारे गांव में बसे रहते हैं, उनके लिए जो एक महात्मा गांधी नरेगा का एक एक्ट आया था, उसके ज़रिए करोड़ों लोगों को थोड़ा खाने को मिला, काम मिला और इज्जत मिला। लेकिन आज जो भाजपा सरकार है यूनियन गवर्नमेंट में, उन्होंने इस एक्ट को बदल के इसको सिर्फ एक मिशन बना दिया, एक प्रोग्राम बना दिया, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन था उसको निकाल दिया गया है। और ये जो फील्ड असिस्टेंट हमारे यहाँ बोलते हैं और ग्रामीण रोजगार सहायक जो देश भर में बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे नौजवान लड़के जो गांव-गांव में एक गरीब लोगों को ऑर्गेनाइज करके उनको जॉब कार्ड दिला के जो उनको काम दिलाने का और पैसा दिलाने का काम करते हैं, उन नौजवान को खुद प्रोटेक्शन नहीं है। उनको जॉब गारंटी होना चाहिए, डेफिनेटली उनको लेबर कोड के दायरे में लेके आना चाहिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि महात्मा गांधी नरेगा का जो प्रोग्राम है उसका अभी जो नाम बदल के सिर्फ उसको एक प्रोग्राम करके छोड़ा है, उसके लिए पैसा देना ज़रूरी है। और मैं भाजपा सरकार से मांग करती हूँ, आप पैसे दीजिए और ये जो नौजवान बच्चे हैं जो सहायक है, रोजगार सहायक है, उनको जॉब गारंटी दीजिए, उनको लेबर कोड के दायरे में लेके आइए। थैंक यू। जय तेलंगाना। रेवंत रेड्डी की जानिब से केरल में मुहिम के दौरान रियासती चीफ मिनिस्टर पी विजयन के खिलाफ बयान पर खुद कांग्रेस कायदी ने भी हैरत का इजहार किया। कहा कि चीफ मिनिस्टर केरल के खिलाफ इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। जीएसटी और दीगर मामलात पर भी कांग्रेस केरल लीडर वी.डी. सुधीरन ने बयान दिया। आइए देखते हैं उनके ये तासुरात। That my fault is there. I had to advise Revanth Reddy that you should be very careful about Chief Minister Pinarayi Vijayan. Don't say any humor that he will take otherwise. He will use very abusive words. In Malayalam, you know that very abusive words he is using always. Abusive words. But it was my fault. I had to warn Revanth Reddy ji not to make any humor against him. He will take seriously and he will make abusive words. Sir, which are the constituencies that you see a tight fight between BJP and Congress? There are some constituencies in Palakkad. They are in the second place. And in Kazhakkottam and Nemam, we were in the third position. Now we are
there is a possibility for winning us. We will be in the first place or second place there. So one thing regarding the tax collection, the previous government failed. You did mention about the 27,000 crores collection. So if the UDF government comes, how do you want to tackle it? Definitely, you have to understand that what is entirely different from GST. When GST was introduced in Kerala, we thought that Kerala would have been the number one beneficiary because it is a consumer point tax. What was the manufacturing point tax? So, since Kerala is a consumer state, we would have been the number one beneficiary of the GST. Unfortunately, I have been demanding this on the floor of the assembly to restructure the entire GST system. Now the tax administration is in the same way, according to the provisions of the VAT. They have not changed. 90% of the states in India have changed, restructured. And I have made an allegation on the floor of the assembly that you lost 25,000 crores from IGST because the return, the submission of the return, they failed. There is no tax administration. That is why I said when we are coming to power, we would have better financial management, plan the taxes administration, and we will prevent the leakage of the exchequer and we will stimulate the economy. We will fill the exchequer. That is why we will implement the guarantees also. Today morning there was a serious allegation about the former minister A. Krishnamurthy that the 2018 flood was being man-made and it's for the companies. The Matthew Kulnadan. Yes, I heard this voice record 3 years back, but that person was not ready to give it to me. Now, I congratulate Matthew Kulnadan, he got this. This is a very serious allegation against the former minister by the present minister and same party. Serious allegation. After this disaster, my constituency was the most affected area in 2018. First time I have made a statement that this is a man-made disaster. The government miserably failed in the dam management. Miserably failed in dam management. Now the minister is accusing that this fellow has some interest for the dam management. That is why. So both these persons have to resign. और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। सियासत टीवी के न्यूज बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। दूसरी जानिब बीजेपी तेलंगाना के सदर रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने केरल में इलेक्शन मुहिम चलाई और वहां की सियासी जमातों पर नुक्ताचीनी की। उन्हें कम्युनिस्ट पार्टियों की मुफाहमत और सियासी सूरत हाल का अंदाजा नहीं है। रामचंद्र राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने खुद तेलंगाना अवाम को धोखा दिया, किसानों के मसाइल हल नहीं किए गए और केरल की अवाम सोच समझ कर फैसला करेगी। The Chief Minister of Telangana, Sri Revanth Reddy ji, has campaigned there and has made lot of allegations against the BJP as if the BJP and LDF is having understanding. The campaign by Sri Revanth Reddy in Kerala, it is his party choice and party might have sent him there. But the language which he is using there is definitely only a shadow boxing with LDF. In Telangana, the Congress and then the left front, that is CPI and CPM, are in alliance here. They are in coalition here. They are in fact, they have political understanding here, and they both support each other. There is a floor coordination between them. So it is only that the Bharatiya Janata Party is growing in Kerala. The fight between the LDF and the Congress and the UDF is only a shadow boxing because they want to stall the BJP's growth in Kerala. On the other hand, Mrs. Revanth Reddy has made several claims in Kerala that Telangana is doing very good, Telangana is doing that and this. And I invite the people of Kerala come to Telangana and see
how the poll promises have been forgotten, how the administration is let loose here, how the poor people's houses are demolished here, how the people are suffering because of the non-fulfillment of promises, and also the farmers are suffering. So therefore, the people of Kerala should be very careful about the Congress party and also the left front, because they both are one and the same. बीआरएस लीडर आर सीधर रेड्डी ने भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से केरल के सीएम पी विजयन पर तनकीद के मामले को लेकर नुक्ताचीनी की। उन्होंने ये भी कहा कि एक जानिब रेवंत रेड्डी केसीआर पर नाक़िस हुक्मरानी के लिए इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और दूसरी जानिब दावा भी करते हैं कि तेलंगाना तेज़ी के साथ तरक्की करने वाली रियासत बन गई है। Mr. Revant Reddy's statements in the Kerala campaign are contradictory in nature and politically convenient. On one hand, you say that the election is not between Kerala and Telangana, while responding to the letter written by the Pinarayi Vijayan to Chief Minister Revant Reddy. Same time, he drags KCR name into the entire issue. He says that KCR governance was poor. Same time, he claims that Telangana achieved top per capita income in the country. Per capita consumption was, power consumption was top, and GSDP growth. Everything he takes as his achievements. I wanted to say that these achievements were not done in the past 2.5 years. It was a strong foundation laid by Sri KCR in various sectors: the agricultural growth, energy sector, industrial growth, IT sector growth, service sector growth. As a state, Telangana topped in many sectors over the past 10 years of the KCR's rule. A strong foundation, strong planning, a meticulous implementation led to these things basically. Today, Revant Reddy Garu is claiming these things in the Kerala campaign as his own achievements, and same times he called KCR's governance was poor. How it is right? This is contradictory in nature. This is inconsistent in your approach. And at least after listening to these statements, he should mend his ways. Let's not, let you drag KCR's name into these kind of controversies. When you refer Telangana achievements, one should not forget that it is the strong foundation laid by KCR in the past 10 years, and the growth saga is continuing. लबैक हज सोसाइटी करीमनगर के ज़ेर तमाम आज़मीन हज के लिए तीसरा तरबियती कैम्प मुनक़िद हुआ। इस कैम्प में बड़ी तादाद में आज़मीन हज ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना गुलाम अफजल बयाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी ने शिरकत की। उन्होंने आज़मीन हज को मुबारकबाद दी और मनासिक हज की अदायगी के हवाले से रहनुमाई की। कैम्प से ख़िताब में मुफ्ती मोहम्मद वाहिद अली क़ादिर, मुफ्ती मोहम्मद खालिद अली क़ादिरी अज़हरी ने हज के फ़ज़ाइल और मनासिक हज पर भी तफसीली रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने आज़मीन को दौरान हज पेश आने वाली मुमकिना मुश्किलात से आगाह किया और सब्र व तहम्मुल के साथ इबादत अंजाम देने की तलक़ीन की। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज IBA गार्डन में लब्बैक हज सोसाइटी के ज़रिए हज तीसरा कैंप जो ट्रेनिंग कैंप रखा गया है, जिसमें तकरीबन करीमनगर के 139 और पेद्दापल्ली के 25 हाजी और सिरसिल्ला के 9 हाजी, यानी कि तकरीबन पूरे 180 हाजी और प्राइवेट से जाने वाले हाजी तकरीबन 200 के ऊपर यहाँ पर इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। इस प्रोग्राम में हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ग़ुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब, जो रियासती तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन साहब की सदारत में यहाँ पर यह प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। और यहाँ पर तकरीबन जो मनासिक हज और उम्रे के बारे में भी बयान किया गया। इसके लिए ख़ास तौर पर मोहम्मद वाहिद अली क़ादरी साहब और मोहम्मद खालिद अली क़ादरी अज़हरी साहब, जो जामिया निज़ामिया के हैं, और मुफ्ती अलीमुद्दीन निज़ामी साहब यहाँ पर ख़ुसूसी मेहमान के हैसियत से लाए हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस हाजियों को हज कमेटी के ज़रिए जाने से इसके सहूलियात के बारे में और चेयरमैन साहब ने ख़िताब किया और यहाँ पर हाजियों को गिफ्ट हैम्पर भी दिया गया, जो मोहम्मदिया प्रोडक्ट के तरफ से कलौंजी के माहौल में फ़र्क है। बहुत बड़ा कसीर इज्तिमा होता है, हर कंट्री के लोग आते हैं। आपको और दूसरे कंट्रीज़ के वायरस से बचाने के लिए आपको यहाँ एक बड़ा महीना पहले आपको वैक्सीनेशन दिया जाता है।
खाकर जाकर आप बीमार ना पड़े। और 3 साल कबल जो हादसा हुआ, बगैर बोलकर लोग धूप में निकल गए, 52-53 डिग्री थी। हर हिंदुस्तानी लोग कम थे, दूसरे लोग थे, उस धूप की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाए, कुछ लोग जान बाहर हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि हमारी माँ बहनें भी कम चलती हैं, हमारे लोग भी बहुत कम पैदल चलते हैं, लिहाजा अभी आपको 1 महीना बाकी है, 4 तारीख से फ्लाइट्स है, तो रोज़ आप लोग 1-8 किलोमीटर अगर चल लें, आहिस्ता आहिस्ता आपको दिन में 4-5 किलोमीटर चलने की आदत है। क्योंकि आपको 5 दिन के हज में हर रोज़ चलना है, कहीं 3 किलोमीटर, कहीं 4 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर। अगर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया तो ज़्यादा भी चलना पड़ सकता है। तो आप लोग अपनी सेहत को सही रखें और चलने की आदत है। मैं ऐसे सोसाइटी से तरबियती कैंप जो करते हैं, आदमी की जो खिदमत करते हैं, उलमा इकराम भी आके जो खिदमत करते हैं, उन सबसे ख्वाहिश करूँगा कि आवाम में इस बात को उजागर करें कि जब कभी भी अल्लाह ताला आपको साहिब इस्तिताअत बनाता है तो आप पर हज फर्ज हो जाता है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। तेलंगाना के अवाम के लिए महकमा मौसमियात ने अहम अलर्ट जारी किया और आइंदा चंद दिनों के दौरान रियासत में मौसमी तब्दीली की पेशकयासी की। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ के मुताबिक 3 दिनों तक मुख्तलिफ अजला में बारिश मुतवक्को है, जिसके बाद दर्ज हरारत में कमी मुतवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक भोपालापल्ली, मुलुगु, भदादरी, खम्मम, नलगुंडा, महबूबाबाद, वरंगल, सिद्दीपेट, राजौरी, सिलसिला और सूर्यापेट अजला में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश मुमकिन है। बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। हुकाम ने कहा कि इस मौसमी निज़ाम के गुजरने के बाद तेलंगाना में दर्ज हरारत दोबारा बढ़ जाएगा और आइंदा 3 दिनों के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा रिकॉर्ड हो सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 अप्रैल से रियासत में खुश्क मौसम का इम्कान है। बारिश का सिलसिला रुकेगा और गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होगा। टोली चौकी हैदराबाद में वाक़ जूस सेंटर में काम करने वाले लेबर्स के दरमियान झगड़ा हुआ। एक लेबर को ज़्यादा चोटें आईं, इसके बाद उसके भाई को इत्तला दी गई। इसके बाद हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन इस दौरान एक लेबर की मौत भी हो गई। मुतफ़ी नौजवान लेबर के भाई और पुलिस हुकाम ने मीडिया को इस हवाले से बयान दिए। मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 7th and 8th अराउंड 1 o'clock 1 बजे के टाइम में करीब ये नाइस फ्रूट जो सेंटर है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उसके लेबर लड़ लिए बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन आया। तो लड़ लेने के बाद जो गुलरेज आलम बहुत सीरियस है, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल शिफ्ट करे बोल के मालूम होता है। इमीडिएट नाइट ऑफिसर्स पूरे वहाँ पे रश हुए और हमारे इंस्पेक्टर साहब भी इमीडिएट जाके गए। तो जब तक उसको जो गुलरेज आलम जो है वो बच्चे को ABS न्यूरो हॉस्पिटल को शिफ्ट करे थे। शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे ब्रॉड डेड बोल के मालूम हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन मालूम करे तो उसमें इंक्वायरी करे तो उसमें क्या हुआ बोले तो अंदर ही अंदर छोटी सी बात पे बच्चे लड़ लिए। सो टाइम में जो सस्पेक्टेड पर्सन जो है उन्होंने उसके ऑक्सीपिटल रीजन सर के पीछे एक बहरी देने से जोर से मारने से नाक में से थोड़ा खून आके इमीडिएट उसको फिट्स लीडिंग टू कार्डियक अरेस्ट हुआ बोल के अपने को मालूम हो रहा है इनिशियल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अपने को इंक्वायरी में मालूम होगा कि एक्सटर्नल इंजरीज तो कहीं भी नहीं है। इट इज़ इन बिटवीन अराउंड 1-1:30 के बीच में ये हुआ बोल के मालूम हुआ। अभी बॉडी तो इमीडिएट हम लोग वहाँ से ABS हॉस्पिटल से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल को शिफ्ट करें। उसका भाई भी आया सो अब्बास करके है। ये जो बच्चा मरे सो है उन्होंने 1-2 महीने पहले हैदराबाद को आया, हैदराबाद की ये काम करने के लिए एक जुब्रेल करके एक बिहार का है और पुराना आदमी है जो ओनर को टच में है इस वाला, उन्होंने उनको लेके आके इंट्रोड्यूस कराया काम के लिए बोल के मालूम हो रहा। इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। अभी तहकीकात में अपने को फिर बाद में अपने क्या भी है वटेवर जो सस्पेक्ट पर्सन्स को तो अपन इंक्वायरी कर रहे, पूछताछ कर रहे हैं। जो भी है उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द बेसिंग ऑन द कंप्लेंट हम लोग ये करेंगे। मेरा भाई का नाम MD गुलरेज है। यहाँ हैदराबाद में टोली चौकी वो जूस सेंटर नाइस जूस सेंटर है, वहाँ पे काम करता। आज रात में 2 महीना से काम करता। आज रात में क्या हुआ, मारपीट मतलब लड़ाई हुआ। तो उसके बाद मेरे को कॉल किया सेठ, बोला तुम्हारे भाई को नाक से पूरा खून जा रहा। तो मेरे को मैं आया वहाँ से। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती किया। मेरे को बोला कि नॉर्मल है। उसके बाद आने के बाद बोला कि डेट हो गया। जब पहले ये डेट हो गया था तो मेरे को बोलना चाहिए था, फिर बाद में क्यों बोला
की डेथ हो गया। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए सर, मेरे को इंसाफ चाहिए। वो और ये जो यहाँ पे देखा जो गवाही देने वाला था उसको लेके भाग गया सेठ। वो किधर भी होला वो सेठ यहाँ पे होना चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। वो जूस सेंटर वाला सेठ लेके भाग गया वो बच्चे को जो गवाही देता था यहाँ पे। वही जूस सेंटर में, नाइस जूस सेंटर में लगभग 2 बजे करीब में लड़ाई हुआ। हाँ रात के 2 बजे रात के 2 बजे लड़ाई हुआ। बिहार का रहने वाले है, उसका उम्र 16 साल है। कितने महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं? वही 2-3 महीने से काम करता है इधर। आपका सगा छोटा भाई है? हाँ मेरा सगा छोटा भाई है, मेरा अपना भाई है। कहाँ रहता था यहाँ पे टोली चौकी में? कौन भाई? आप जो बिहार का भाई वो जूस सेंटर क्या बोलता, नाइस जूस सेंटर, ये बगल में जो है वहीं पे काम करता। मारने वाला उसको लेके चला गया, देखने भी नहीं दिया उसको, जाके थाना में लेके चला गया, उसको देखने भी नहीं दिया। नहीं मैं नहीं पहचानता उसको। मैं गया तो उसको बोला वो सेठ लेके भाग गया, उसको अंदर में बंद करके रखा। जब पुलिस आया तब उसको बाहर निकाला, हम सबको देखने भी नहीं दिया, उसको टच भी। मैं बोला फोटो चाहिए उसका, तो फोटो भी नहीं लेने दिया एक भी उसका। बोला कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वाला भी मेरे को साइड कर दिया। मेरा भाई है क्या, मैं देखने का हक नहीं है, मेरा पूछे बगैर लेके चला जाता। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी, ट्रंप ने भी की तस्दीक। आइंदा 2 हफ्तों के दौरान अपने हरमुज से महफूज गुजरगाह मुमकिन होगी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की सताइश, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का बयान। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान को जंगबंदी माहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे को इस्लामाबाद आने की दी दावत, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों की सताइश। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिका ईरान के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तानी किरदार को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर की सख्त तनकीद। मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी के लिए संगीन झटका, कांग्रेस से जयराम रमेश का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी की जानिब से केरल के चीफ मिनिस्टर पी विजयन के खिलाफ बयान को लेकर तनकीदें जारी, बीआरएस और बीजेपी कायदीन की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल। और तेलंगाना में मौसम गर्मा के दौरान पानी के मसाइल का जायजा लेने के लिए इजलास, रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने की सदारत, कहा अवाम को मसाइल पेश न आए। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।